हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट आर द मीन्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और साधन क्या हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अभिकरण या एजेंसी क्या होती है। तो अभिकरण का तात्पर्य ऐसे सत्ता, समूह या संगठन से होता है जो नीतियों का निर्माण करता है। ठीक है, कोई भी सत्ता या समूह या संगठन जो नीतियों का निर्माण करता है या नियमों को समूह और व्यक्ति पर लागू करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकरण कहते हैं। तो इस प्रकार कुछ विशेष व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के जीवन को नियंत्रित करने में अभिकरण एक प्रत्यक्ष माध्यम होता है। इसके विपरीत जो साधन है या मीन्स है, उसका मतलब होता है किसी भी ऐसी विधि अथवा तरीका जिसके द्वारा कोई अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। ठीक है, तो किसी भी ऐसी विधि अथवा तरीके से, साधन का अर्थ है जिसके द्वारा कोई अभिकरण अथवा एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। जैसे अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो राज्य है, स्टेट है, वो सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है। ठीक है, सामाजिक सोशल कंट्रोल का क्या है? जो स्टेट है, इट्स एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, जबकि जो कानून है, हमारा कानून, लॉ, प्रचार, जनमत, दंड तथा उत्पीड़न नियंत्रण की स्थापना करने वाले साधन हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? मीन्स हैं। तो स्पष्ट है कि जो अभिकरण है वो सामाजिक नियंत्रण का मूर्त आधार है, जबकि साधन इस अभिकरण को प्रभावशाली बनाने वाली एक विधि है। क्लियर है? तो अगर हम देखें इस दृष्टि से, तो जो परिवार है, राज्य है, शिक्षण संस्थाएं हैं, धर्म, ठीक है, ये सब सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण हैं। ये सब एजेंसीज हैं। जबकि आपकी जो जनरीतियां हैं, ठीक है, लोकाचार, प्रथाएं, नैतिकता, कानून, ठीक, हास्य, व्यंग, जनमत, पुरस्कार, प्रचार, दंड, ये इन अभिकरणों को प्रभावपूर्ण बनाने वाले साधन हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में इनका क्या योगदान है। तो सबसे पहले हमारा है फैमिली या परिवार। परिवार क्या है? जैसे अभी हमने आपको बताया कि सोशल कंट्रोल में ये एक एजेंसी का कार्य करती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। ठीक, तो जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, नैतिकता, ये अपने आप ही व्यक्तियों को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि ये कार्य किसके माध्यम से होता है? परिवार के माध्यम से होता है। परिवार शुरू से ही बच्चों को क्या सिखाता है? अपनी प्रथाओं के बारे में शिक्षा देता है। लोकाचार, जनरीतियाँ, है ना, समाज की नैतिकता, इनसे परिचित कराता है। समय समय पर भूल हो जाने पर भी उससे बच्चे से प्रायश्चित भी कराता है। ठीक है, अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं, अनुष्ठानों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को दृढ़ बनाता है। तो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा होने वाली आलोचना या तिरस्कार व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दंड होता है, जिससे बचने के लिए व्यक्ति आरंभिक जीवन से ही सामाजिक नियमों के अनुसार अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रखने लगता है। दूसरा है इसमें खेल के साथी या प्लेमेट। अब शुरू से ही क्या होता है कि अनुशासन कैसे सीखता है बच्चा? अपने खेल के साथियों के बीच जब वो खेलना आरंभ करता है। तो खेल के साथियों के विचार और व्यवहार बच्चे की आदतों का निर्माण करते हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलते समय बच्चा कभी हारता है और कभी जीतता है। हारने की दशा में बच्चे में क्या आता है? सहन शक्ति और धैर्य, है ना। तो इस रूप में वो अनुशासन सीखता है और धीरे धीरे उसे एक नैतिक दायित्व का बोध होने लगता है। इसी समूह में हमें सबसे पहले ये जानकारी होती है कि कौन सा व्यवहार उचित है या कौन सा अनुचित है ना। जब बच्चे अपने संगी साथियों के साथ खेलते हैं, तभी उसे अंदाज आता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जिसके फलस्वरूप इसमें इच्छाओं के दमन के साथ ही नियंत्रण में रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद है राज्य या स्टेट। ठीक है, तो राज्य भी क्या है? एक प्रभावपूर्ण अभिकरण है। ठीक है, ये भी एक एजेंसी है सोशल कंट्रोल की। अब आप देखिए कि जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यक्तिवादिता, इसकी वजह से मानव समूहों के बीच संघर्ष और तनाव में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केवल वही सत्ता व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रख सकती है जिसके पास शक्ति और दंड के विकसित साधन उपलब्ध हों।
तो राज्य इसी प्रकार की एक सत्ता है जो प्रशासन, कानून, सेना, पुलिस और न्यायालय के द्वारा व्यक्ति और समूह के व्यवहारों पर औपचारिक रूप से नियंत्रण की स्थापना करती है। इसके बाद आपका आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या शिक्षण संस्थाएं। यह भी अब क्या है, सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। ठीक है, ये जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं ये व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उसमें व्यक्ति के जीवन का वह भाग व्यतीत होता है जो सबसे अधिक तनावपूर्ण होता है। किशोरावस्था से के करीब व्यक्ति जो है, किशोरावस्था का जो समय है वो बहुत तनावपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अपने आप को एक किशोर सबसे योग्य समझता है, जबकि उसके अधिकतर कार्य अनुभव के अभाव में बहुत अनुत्तरदायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं इनके माध्यम से व्यक्ति के तर्क और विवेक में वृद्धि होने से वह स्वयं प्रत्येक व्यवहार के परिणामों को समझने लगता है। तो इससे आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार व्यक्ति की समाज विरोधी मनोवृत्ति का समाजीकरण हो जाता है। यही कारण है कि एक अशिक्षित समाज की अपेक्षा एक शिक्षित समाज कहीं अधिक नियंत्रित और नियमबद्ध जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद आपका आता है धर्म। धर्म भी क्या है, सामाजिक नियंत्रण का हमेशा से आप देखिए एक प्रमुख अभिकरण रहा है। ठीक है, एजेंसी भी है ये भी। धर्म कुछ अलौकिक विश्वास और ईश्वरीय सत्ता पर आधारित एक शक्ति होती है जिसके नियमों का पालन व्यक्ति पाप और पुण्य या फिर ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण करता है। अब धर्म के नियमों का पालन व्यक्ति किसी मनुष्य के भय से नहीं करता, बल्कि मनुष्य से कहीं उच्च अलौकिक शक्ति के भय से करता है, जिसकी अभिव्यक्ति सामान्य रूप से जैसे देवी देवता, स्वर्ग, नरक, है ना, ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म, इन अवधारणाओं में देखने को मिलती है। तो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि धर्म के आदेशों और निषेधों का पालन न करना पाप है और इसके अनुसार कार्य करना पुण्य है। पाप का फल ईश्वरीय दंड अथवा नरक है, जबकि पुण्य से सद्गति या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म एक आंतरिक अलौकिक प्रभाव के द्वारा व्यक्ति और समूह के जीवन को नियंत्रित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका जन रीतियां या फोकवेज। तो जो जन रीतियां हैं ये भी, इसको भी समनर ने सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये अभिकरण नहीं है बल्कि ये क्या है, एक साधन है। जन रीतियां नित्य प्रति के जीवन में आचरण का वह प्रतिमान है जो समूह में अज्ञात रूप से बिना किसी पूर्व योजना अथवा निश्चित विचारों के उत्पन्न होते हैं, ऐसा गिलिन और गिलिन कहते हैं। तो कुछ जो जनरीतियां होती हैं वो अधिक आवश्यक होती है और कुछ तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। अब जैसे क्या क्या है, जैसे हम जब किसी को कोई मिलता है उससे नमस्कार करते हैं, है ना, नमस्ते बोलते हैं, हेलो हाय बोलते हैं, है ना, और या फिर अगर हमारा पैर किसी को लग जाता है या हमारी पुस्तक नीचे गिर जाती है तो उसको हम माथे से लगाते हैं। ये हमारी कुछ जो है जनरीतियां हैं, लेकिन ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। ठीक, उस दूसरी ओर सड़क के किनारे आप चलते हैं, सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना, ठीक है, अधिक तरीके से वेशभूषा, अच्छी वेशभूषा में रहना, ये थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण जनरीतियां हैं क्योंकि इनका संबंध सामाजिक उपयोगिता से भी होता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि एक समाज की जो जनरीतियां हैं वो दूसरे समाज से भिन्न होती है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि गांव की जनरीतियां और शहर की जनरीतियों में भी भिन्नता पाई जाती है, दोनों अलग अलग होती हैं। लेकिन चाहे जनरीतियां किसी भी रूप में हो, इनका पालन करना व्यक्ति की सामाजिकता, शिष्टता और नम्रता का परिचायक होता है। व्यक्ति अगर इनकी अवहेलना करते हैं तो सामान्यतः आलोचना और निंदा के रूप में उन्हें दंडित भी किया जाता है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि जनरीतियां केवल एक विशेष समूह के सदस्यों पर ही कुछ नियंत्रण रख सकती हैं। जैसे अगर गांव में एक व्यक्ति द्वारा गांव की जनरीतियों का उल्लंघन किया जाता है तो ग्रामीण समाज ही उसकी आलोचना करेगा, लेकिन नगर का समाज नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट है उसमें है आपका लोकाचार अथवा रूढ़ियां। अब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जब जुड़ जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकाचार अथवा रूढ़ी के नाम से संबोधित करते हैं। ये आपको पता है। जनरीतियों की अपेक्षा इनकी स्वीकृति अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि इनमें आवश्यकता पूर्ति का गुण अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है,